स्वागत करता हूं। तो आप सभी जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज मैं स्वागत करता हूं। आज मैं कॉमन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है। ठीक है, तो आज है संडे, आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में मैं एक वीडियो में आप लोग को वो सारे चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो आपको फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है एग्जाम में और पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट ईयर वाले का ये जो क्वेश्चन सब मिलेगा ये आपके जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मिलेगा और साथ में फंडामेंटल नर्सिंग में मिलेगा। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए ये सारे क्वेश्चन जो है सेकेंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में मिलेंगे उनको। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ में मिलेंगे। तो आप लोग देखिए, चलिए समझने का कोशिश कीजिए। पहला देखिएगा, PEM पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर में और इस बार फर्स्ट ईयर में भी पूछ सकता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पहले PEM का फुल फॉर्म देखिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, वैसा कुपोषण जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों का एक साथ मिश्रण होकर जो कुपोषण बनता है वो PEM कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या होता है? यह वह चिकित्सीय स्थिति है जो प्रोटीन की कमी व ऊर्जा की अपर्याप्त के फलस्वरूप होती है। देखिए, यह एक ऐसा कंडीशन होता है जब किसी को इस प्रकार का माल न्यूट्रिशन होता है ना, यानी कुपोषण, तो वैसे व्यक्तियों में आहार में या जो भी उसका पोषण है उसमें प्रोटीन और एनर्जी का दोनों का जो है आपको अपर्याप्त हो जाता है, कमी हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप जो कुपोषण होता है वो आपका जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है। ठीक है, यह 2 प्रकार के होता है, एक होता है क्वाशक्योर और एक होता है मरासमस या सूखा रोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि क्वाशक्योर और मरासमस ये दोनों जो है आपका कुपोषण से ही रिलेटेड समस्या है। क्वाशक्योर में होता यह है कि प्रोटीन की कमी से आहार में पोषण में जो है आपको प्रोटीन की उपयुक्त नहीं हो पाता है, प्रोटीन के जो है उतना उचित मात्रा नहीं हो पाता है जितना चाहिए, जिसके कारण जो है यह बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ये रोग जो है 5 से 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को जो है ज़्यादा ग्रसित करता है, क्योंकि इस समय बच्चे को ज़्यादा आवश्यक होता है शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व अच्छा, जिसमें प्रोटीन उचित मात्रा में होना चाहिए, बट प्रोटीन जो है उचित मात्रा में नहीं होता है। तो वैसे स्थिति में जो कुपोषण होता है वो क्वाशक्योर होता है। समझ गए? वहीं पे बात कर ले मरासमस या सूखा रोग का, तो ये जो मरासमस या जो सूखा रोग होता है यह जो है आपके चाहे प्रोटीन हो, कैलोरी हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, यह जो है सभी चीज़ों को जो शरीर के लिए आवश्यक है वृद्धि और विकास के लिए, जैसे हो गया कैलोरी हो गया, प्रोटीन हो गया, ऊर्जा के लिए कैलोरी प्रोटीन, ठीक है, ये सभी चीज़ों, वसा, ये सब का कार्बोहाइड्रेट, ये सब का जो है सम्मिलित कमी जो होता है वो जो है मरासमस होता है। और क्वाशक्योर क्या होता है? प्रोटीन की कमी होता है। मरासमस क्या होता है? तो इसमें सभी चीज़ का कमी होता है, जैसे प्रोटीन, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए अब यहाँ पे देखिए PEM में और लिखना है 2-2 लाइन आपको क्वाशक्योर और मरासमस के बारे में लिखना पड़ेगा, तब PEM का 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिएगा, बालक के जन्म से किशोरावस्था तक उसका तीव्र काल होता है। बिल्कुल सही है, मतलब बालक जब जन्म लेता है और जब वह एडल्ट किशोरावस्था में जाता है तो उस स्थिति में उसका जो काल, जो समय होता है वह तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ता है। अतः इस अवस्था में उसे विभिन्न पोषक की अधिक आवश्यकता होती है। अतः इस जो है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो अवस्था होता है इसमें जो है तीव्र तरीके से वृद्धि और विकास होता है, चेंजेज होता है शरीर में। इसके लिए जो है विभिन्न पोषकों की अधिक आवश्यकता होती है। इस कारण जो है इसमें जो कमी होता है उससे जो है आपको ये PEM उपयुक्त होता है। ठीक है ना, PEM होता है। तो ये चीज़ें आप PEM के बारे में समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, मरासमस या सूखा रोग क्या है, इसके कारण, लक्षण और प्रबंध बताना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी पूछ सकता है और सेकेंड ईयर में भी पूछा गया प्रश्न है मरासमस के बारे में। ठीक है, क्वाशक्योर भी पूछा। देख लीजिए मरासमस क्या होता है। मैं आपको पहले ही बताया कि मरासमस जो होता है यह आहार में जैसे आपको प्रोटीन, ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इस सब के कमी से जो है आपको मरासमस होता है। मरासमस कुपोषण का एक ऐसा प्रकार है, बिल्कुल सही है, जो अपर्याप्त कैलोरी उपभोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जो क्या होता है? अपर्याप्त कैलोरी, मतलब शरीर को जो ऊर्जा मिलना चाहिए उसका जो उपभोग हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना जो है नहीं मिलने के कारण जो है यह जो है क्या होता है कि मसल्स जो है इसका कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशी शरीर का कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, त्वचा के जो वसा होता है यह जो है कमी होने लगता है और बालक जो है सूखा जो है महसूस करने लगता है। यह सामान्यतः प्रथम वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है
तथा किशोरावस्था तक भी ये हो सकता है। तो मरासमस जो होता है व्यक्ति में गंभीर कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति का जो है मांस जो होता है मसल्स पेशियाँ उसमें जो है कमजोरी और साथ में जो है बालक जो है सूखा सूखा लगता है, इसीलिए इसे सूखा कहा जाता है क्योंकि इसके त्वचा में जो वसा होता है उस वसा में कमी आता है। चूँकि शरीर में अगर किसी को फैट नहीं रहेगा तो देखते हुए गाल पिचका रहता है, हड्डी दिखते रहेगा, तो ये जो है वसा के कमी से होता है। तो इससे मरासमस में यही होता है कि शरीर सूखने लगता है, वसा हटने लगता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मरासमस में जो है सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से मरासमस होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, फैट से भी, ठीक है, और प्रोटीन वगैरह सबके कमी से जो है मरासमस होता है। समझ गए? चलिए, यह जो है प्रथम वर्ष से लेकर और किशोरावस्था तक होता है, ठीक है। इसमें लक्षण क्या क्या होता है देख लीजिए। वजन में कमी, सबसे पहली बात है शरीर सूखने लगेगा तो वजन कम होगा। पेशीय एवं उपत्वचीय वसा की गंभीर क्षति के कारण त्वचा झुर्रिए पड़ना। आपके शरीर में अगर शरीर का जो त्वचा है, त्वचा के अंदर अगर वसा नहीं रहेगा पर्याप्त मात्रा में तो त्वचा क्या होगा, सूखी सूखी झुर्रीदार होने लगेगा। तो यही जो है आपका प्रॉब्लम होता है। साथ में मसल्स कमज़ोर हो जाता है, क्षितिज होने लगता है, ठीक है। गाल, आँख आदि धंस जाते हैं जिससे बंदर वृद्ध आदमी जैसे शक्ल हो जाता है, ठीक है। हड्डियों एवं अंगों को जोड़ दिखने लगते हैं, मतलब हड्डी दिखने लगता है शरीर में, ठीक है। ज़्यादातर जो पतले दुबले होते हैं उसको यही मरासमस की कमी होता है। पेट नौकाकार हो जाता है, मतलब पेट निकल जाता है, शरीर सूख जाता है, ठीक है। बालक चिड़चिड़ा होने लगता है। भूख हमेशा खाने के आतुर रहता है किंतु बाद में सुस्त रहता है तथा खाना बंद कर देता है, ठीक है। भूख तो लगता है परंतु भोजन नहीं कर पाता है, ठीक है। शरीर की उपापचय दर घटी हुई, शारीरिक तापमान व रक्तदाब समान से कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है लक्षण दिखने लगते हैं मरासमस वाले को, ठीक है। त्वचा शुष्क व संक्रमण के लिए संवेदी हो जाता है जिससे संक्रमण भी हो जाते हैं। त्वचा का रंग भूरा, त्वचा सूखी एवं घुरीदार हो जाता है, ठीक है, तथा एनीमिया हो जाता है पेशेंट में, और त्वचा में पायोडर्मा जैसे संक्रमण हो सकते हैं। तो ये सब जो है लक्षण दिखता है। आप नॉर्मली जान लीजिए कि किसी को शरीर में अगर एनर्जी का, फैट का, ठीक है ना, प्रोटीन का, ये सब का कमी हो जाएगा, सभी पोषक चीज़ों का कमी हो जाएगा जो शरीर को चाहिए ऊर्जावान बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए, हट्टे कट्ठे मोटे बनाने के लिए, उसमें जो है कमी होने से मरासमस होने लगता है, ठीक है। और ये जो है सूखा रोग होता है जिससे हड्डियाँ वगैरह दिखने लगता है, त्वचा झुर्रीदार हो जाता है। जो बाल है, बाल जो है आपका क्या हो जाएगा, चमक खत्म हो जाएगा, सुस्त होने लगेगा, पेट नौकाकार हो जाता है। तो ये सब लक्षण दिखता है मरासमस में, ओके। कारण क्या होता है, कारण देख लीजिए। तो ही चीज़ें हैं, अपर्याप्त स्तनपान, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा से नहीं किया होगा बच्चा उसमें होगा। अपर्याप्त भोजन, अब स्तनपान के बाद अगर समय से भोजन अगर बच्चा नहीं शुरू किया है, जिसको हम लोग वीनिंग कहते हैं, तो वो नहीं किया है तो भी एक कारण होगा। लंबे समय तक पतला दूध एवं पतला आहार लेना, अगर लंबे समय तक अगर कोई जल का ही या दूध का ही या कोई पतले ऐसे चीज़ों का सेवन करेगा और भोजन में और चीज़ें शामिल नहीं करेगा तो ये मरासमस हो सकता है, ठीक है। अंधविश्वास या अज्ञानता के कारण समय पर वीनिंग शुरू नहीं करना एवं कम मात्रा में देना। अगर आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, अंधविश्वास में पड़े हैं, और वीनिंग मतलब होता है कि स्तनपान के साथ में ऊपर से दिया जाने वाला जो है आहार, शुरू करने वाला आहार, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें नहीं हो पाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि स्तनपान हमेशा जो है पर्याप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। दीर्घावधि से टीबी है, निमोनिया है, दस्त है, उल्टी है, मिजल्स है आदि बीमारी जो है पेशेंट में होगा तो मरासमस जो है आपके होने का बहुत ज़्यादा चांसेज होता है। ये सब जो है कारण होता है। जन्मजात बीमारियां जिसके कारण बालक का पर्याप्त भोजन न लगने पाना, जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया, हाइड्रोसिफिलिस, ये सब जो है बच्चे में जन्मजात रोग है जिसके कारण बच्चे में जो है हो सकता है भोजन न लगे, ठीक है, जो खाए वो न पचे। साथ में कोई भोजन से एलर्जी भी हो सकता है, और उपरोक्त कारकों के कारण बालक को उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और ऊपर में जितने कारण देखे हैं उसमें से जो है समय के अनुसार बच्चे को ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाता है जिसके कारण बच्चे में मरासमस हो जाता है। अब आप लोग को लिखना पड़ेगा प्रबंध का, लक्षण कारण तो देख लिए, अब प्रबंध लिखना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे प्रबंध करेंगे जिससे बच्चा जो है मरासमस से दूर हो जाए। और मरासमस से दूर कब होगा, जब उसको फैट मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो है उसे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये सारे चीज़ें भोजन या कोई भी चीज़ के माध्यम से मिलने लगेगा तो बच्चा जो है हिष्ट पुष्ट होगा तो मरासमस खत्म हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है आप लोग प्रबंध लिखेंगे, नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रबंध नहीं बताया हूँ, ठीक है। चलिए
एक और क्वेश्चन है, क्वास्कियोर भी बहुत पूछता है। क्वास्कियोर को परिभाषित करे, कारण, लक्षण और प्रबंध, इसका भी पूछता है। ठीक है, देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन अच्छा है। बालक में भोजन में प्रोटीन की न्यूनता जिसके साथ कैलोरी न्यूनता भी जुड़ा होता है को क्वास्कियोर कहते हैं। सामान्यतः यह 6 माह से जो है 5 वर्ष की आयु के मध्य प्रकट होती है। देखिए, क्वास्कियोर जो होता है, तो ये जो होता है ना, ये क्वास्कियोर जो रोग होता है, ये बच्चे में जो है क्या होता है कि प्रथम वर्ष से लेकर यानी 6 माह से लेकर 5 वर्ष के आयु में प्रकट होता है। और क्वास्कियोर उसके होता है जिसको शरीर में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा लैक हो जाता है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होने से क्वास्कियोर रोग होता है। ठीक है, ऊर्जा तो मिलता है, ठीक है ना। क्वास्कियोर में होता यह है कि ऊर्जा तो मिल रहा होता है, भले ही न्यूनता मिले लेकिन कैलोरी मिलते रहता है, बट जो है प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, जिसके कारण बच्चे में क्वास्कियोर हो जाता है। समझ गए। लक्षण क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, बालक सुस्त, अनमन, चिड़चिड़ा, कम सक्रिय एवं कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे, बच्चा भी सुस्त पड़ जाएगा, अनमन, चिड़चिड़ा, मतलब जो आप क्वास्कियोर में देखे हैं ना, मरासमस में कारण लक्षण, उसी चीज़ को आप यहाँ भी लिख दीजिएगा तो जो है आपका चल जाएगा। लेकिन मरासमस में थोड़ा वो सूखी रोग है, तो इसलिए उसमें शरीर का चमक ख़त्म हो जाएगा, उसमें सूखा सूखा चीज़ सब दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वैसा बात नहीं है, यहाँ पे एनर्जी मिलते रहता है, बट प्रोटीन का थोड़ा कमी हो जाता है। ठीक है, क्वास्कियोर में देखिए, बालक सुस्त, अनमन, ठीक है, चिड़चिड़ा, कम सक्रिय, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा नहीं, प्रोटीन नहीं मिलेगा, कमज़ोर हो ही जाएगा। पूरे शरीर में सूजन हो जाएगा, आँखों के पलकों, पेट, पैरों आदि में आ सकती है या किसी स्थान पर हो सकता है, मतलब शरीर के विभिन्न भागों में सूजन हो सकता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, जैसे पेशीय तंत्र, मसल स्टोन में कमी आएगा, पेशीय क्षय होगा आदि पाए जाते हैं, मतलब मसल्स का प्रॉब्लम यहाँ भी होगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है बाल पतले, भूरे और गिरने लगेगा, किसी को प्रोटीन का कमी होगा तो बाल भूरे और जो है उसको गिरने लगेंगे। ठीक है, सीरम में एल्बुमिन की कमी से हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, सीरम में, ब्लड सीरम में एल्बुमिन की कमी हो सकता है। ठीक है ना, जिससे हाइपो एल्बुमिनिया हो सकता है। और ज़्यादा हृदय और यकृत वशीय परिवर्तनों के कारण बढ़ जाते हैं। ठीक है, हिपैटो एंड कार्डियोमेगली, हृदय और यकृत जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बालक कमज़ोर हो जाता है, जिसमें बच्चे में अनेक संक्रमण हो सकते हैं, डायरिया, उल्टी, खसरा, निमोनिया, विटामिन की कमी, एनीमिया इत्यादि, जो कि ऊपर भी आप लोग ये सब देखे हैं मरासमस वाला में। तो मरासमस और क्वास्कियोर का सिर्फ परिभाषा में डिफरेंस है, परिभाषा में जान जाएंगे तो बाकी इसका लक्षण और कारण आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसका कारण देख लीजिए यहाँ पे, बालक को लंबे समय तक केवल स्तनपान करवाना व समय पर वीनिंग शुरू नहीं करना, ये चीज़ें ऊपर भी था कि लंबे समय से अपर्याप्त स्तनपान होना, और यहाँ पे है कि ज़्यादा देर तक स्तनपान कराना ही, साथ में वीनिंग नहीं शुरू करना, मतलब ऊपर से कोई आहार नहीं देना, एक कारण बनता है क्वास्कियोर का। अज्ञान एवं अंधविश्वास के कारण देर से वीनिंग एवं भोजन में केवल कार्बोहाइड्रेट देना, जिससे खाने में प्रोटीन की कमी हो जाती है। यहाँ पे एक कारण ये भी होता है कि आपको जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला ही भोजन देना, प्रोटीन वाला जो है आहार नहीं देना, ये भी कारण बनता है। ठीक है, जिसके कारण ऊर्जा तो मिलता है बट प्रोटीन का कमी हो जाता है। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण प्रोटीन की अनुपलब्धता, अब आप लोग को पता है कि मीट, मछली, अंडे, ठीक है ना, इस समय प्रोटीन, दूध, इस समय प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये सब महंगे चीज़ भी है, तो जिसको अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उससे प्रोटीन का जो है कमी होता भी है। ठीक है, जिससे गरीब इलाकों में देखते भी होंगे, गांव घर में बच्चे को बार बार संक्रमण तथा कृमि जंतु बाधा होना, मतलब पेट में कीड़ा होना और बार बार संक्रमण होना, एक क्वास्कियोर का एक कारण बनता है। ठीक है, भावनात्मक असुरक्षा भी इसका एक कारण बनता है। ठीक है, लक्षण कारण देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो देखिए, क्वास्कियोर के ट्रीटमेंट में संतुलित आहार ले, जिसमें क्या हो, क्वास्कियोर भी, जिसमें प्रोटीन भी हो, ऊर्जा भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, सब चीज़ हो, वैसा परिपूर्ण और संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, साथ में संक्रमण पर नियंत्रण करने का उपचार करना चाहिए कि अगर किसी को कमजोरी हो क्वास्कियोर से तो उसको संक्रमण अटैक ना करे, इसके लिए उस पर नियंत्रण करें। तो ये जो है आपका बचाव है, और बाकी इस पर प्रबंध जो है आप खुद से लिख लेंगे, नर्सिंग प्रबंध, कि क्या क्या आप जो है एज ए नर्स करेंगे किसी बालक में अगर क्वास्कियोर रोग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए हो गया समाप्त।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, ये आपके फंडामेंटल में है, फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल नर्सिंग में, और सेकेंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ में ही है। क्या चीज़ है आपका, देख लीजिए कि ऑक्सीजन इनहेलेशन क्या होता है, कि किन 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 माध्यमों से जो है किसी व्यक्ति में जो है ऑक्सीजन इनहेलेशन किया जाता है। देखिए ऑक्सीजन इनहेलेशन का दूसरा नाम आपको O2 थेरेपी भी होता है, ऑक्सीजन थेरेपी भी इसका नाम है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है, या O2 थेरेपी क्या है, या फिर ऑक्सीजन इनहेलेशन क्या है, बताइए। तो चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए यहाँ पे रोगी को अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करने की प्रक्रिया को अंतःजन ऑक्सीजन अंतः श्वसन कहा जाता है। देखिए इनहेल का मतलब ही होता है कि इन मतलब अंदर, और हेल मतलब श्वसन, मतलब अंतः श्वसन। इनहेल मतलब होता है अंतः श्वसन, मतलब ऑक्सीजन अंतः श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अंतः अंदर लेना, रोगी को अंतः श्वसन द्वारा, मतलब अंतः अंदर से श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करने की प्रक्रिया को ऑक्सीजन अंतः श्वसन ही कहा जाता है। समझ गए। चलिए ऑक्सीजन अंतः श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें श्वसन एवं हृदय संबंधी विकारों से पीड़ित रोगियों में हाइपोक्सीमिया तथा हाइपोएक्सीमिया जैसी स्थिति को दूर करने हेतु अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। देखिए अंतः श्वसन एक प्रक्रिया है, किसी भी मरीज को अगर कोई चीज़ आप देंगे तो वह एक प्रोसीड्यूर होता है, एक प्रक्रिया होता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति किसी रोगी को अगर ऑक्सीजन का कमी होता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति का जो है श्वसन और हृदय से संबंधित बीमारी होता है। जैसे ही ऑक्सीजन का कमी होगा तो श्वसन और हृदय का बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। अब जैसे ही ये पीड़ित होता है व्यक्ति में तो उसमें हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ऊतकों में ऑक्सीजन का कमी, यानी शरीर में ऊतकों ऑक्सीजन का कमी, ठीक है। और हाइपोएक्सीमिया का मतलब होता है, हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना, ठीक है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति को ये दोनों प्रॉब्लम होता है और इसे दूर करने के लिए व्यक्ति को अंतः श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करना ही अंतः श्वसन कहलाता है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए मेरोज को O2 सेंट्रल गैस सप्लाई से सीधे, देखिए यहाँ पे मरोज नहीं होगा, मरीज है, मरीज को O2 सेंट्रल गैस सप्लाई से या फिर सीधे O2 सिलेंडर से दी जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी चिकित्सा द्वारा निर्देशित की जाती है। अब किसी पेशेंट का ऑक्सीजन का कमी होता है, ऑक्सीजन लेवल में कमी आता है तो पेशेंट का हृदय और श्वसन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, श्वास लेने में दिक्कत आएगा। तो ऐसे में मरीज को देखते होइएगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे एक आपका ऑक्सीजन प्लांट बना होता है, जहाँ से जो सेंटर होता है पूरे में अस्पताल का सेंटर होता है ऑक्सीजन का, यहाँ से पाइप के द्वारा जो है मरीज के पास में लगा रहता है, वहाँ से सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन। और एक होता है तो वही जो होता है यह O2 सेंट्रल गैस सप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक होता है आपका सिलेंडर होता है, ठीक है, ये सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर में जो है आपके ऑक्सीजन भरा होता है और इसमें मरीज के पास में सिलेंडर रखकर उसे जो है इस सिलेंडर से भी दिया जा सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। O2 थेरेपी डॉक्टर के द्वारा निर्देशित की जाती है कि कब जो है देना है नहीं देना है, ये चीज़ें समझ गए। अब इसका उद्देश्य देखिए, इसका देने का क्या उद्देश्य होता है। तो जिसके श्वसन में कष्ट हो उसको दिया जाता है। मरीज को जीवन को बचाने हेतु जो ऑक्सीजन के कमी के कारण मृत्यु के कगार पर है तो उसको बचाने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया को दूर करने हेतु दिया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एस्फेक्सिया मतलब श्वास अवरोध, किसी को श्वास अगर अवरोध हो, रुका हो तो उस स्थिति में दूर करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। मरीज को आराम पहुँचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बातें हैं, ठीक है। उसके बाद है मरीज के ऊतकों एवं कोशिकाओं की चयापचय क्रिया को बनाए रखने हेतु भी जो शरीर में ऊतक है, जो कोशिका है, उसको भी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये उद्देश्य हो गया। अब इसका विधि कैसे दिया जाता है, किसी पेशेंट को ऑक्सीजन O2 इनहेल कैसे कराया जाता है, किन किन माध्यमों से देख लीजिए। निम्नलिखित विधियों द्वारा मरीज को O2 थेरेपी दी जाती है। कौन कौन किस किस माध्यम से, बस आपको ये 3 माध्यम याद रखना है। एक ऑक्सीजन मास्क द्वारा, आप लोग देखते होइएगा कि जो पेशेंट को या फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे कि पेशेंट जो भर्ती रहता है उसको एक जो है नाक और मुँह पर एक मास्क पहना दिया जाता है जो शीशा टाइप का रहता है, ठीक है ना। वो जो है मास्क होता है, उसमें पाइप लगा रहता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मास्क द्वारा हो गया।
किसी पेशेंट को जो है कैनुला लगाया जाता है, नेजल जो होता है, नेजल में यानी नासिका मतलब नाक में जो है उसे एक कैनुला लगाकर ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है नासिका कैथेटर के द्वारा, नेजल कैथेटर के द्वारा भी जो है दिया जाता है ऑक्सीजन। तो ये सब आप लोग समझ गए। और चौथा जो माध्यम है देने का, शिशुओं में ऑक्सीजन हुड या इनक्यूबेटर द्वारा दिया जाता है। इनक्यूबेटर एक पात्र होता है जिसमें रहकर और मरीज बच्चे को उसमें जो है उसे ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 4 माध्यम से ऑक्सीजन देने का हो गया, समझ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 5 क्लिनिक के बारे में समझाना है। फर्स्ट ईयर में यह जो है फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है और सेकेंड ईयर में यह जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ में। चलिए देख लेते हैं अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है। देख लीजिए, नाम से स्पष्ट है अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। अब क्लिनिक है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य देखभाल से ही रिलेटेड होगा। तो अंडर 5 क्लिनिक जो होता है ना, ये 5 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल से रिलेटेड होता है। चीज़ें समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक और रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। अब इस क्लिनिक में किस प्रकार के जो है बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल किया जाता है, तो इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, थेरेपेटिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और एक्यूरेटी जो है आपका प्रिवेंटिव, ठीक है ना। देख लीजिए, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और प्रिवेंटिव, इस प्रकार के जो है आपका नैदानिक, उपचारात्मक और रक्षात्मक, ये 3 प्रकार के सेवा जो है इस अंडर 5 क्लिनिक में 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। समझ गए। चलिए इसमें और चीज़ देखिए, 5 नंबर में पूछता है 5 वर्ष तक के बच्चे निर्बल समूह के माने जाते हैं। जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं बिल्कुल निर्बल समूह के होते हैं। 5 वर्ष तक के बच्चे में क्या उसमें बल होगा, क्या उसमें मजबूती होगा, तो वो निर्बल ही होता है। इनमें बीमारी होने की संभावना तुलनात्मक अधिक होता है। इसमें बीमारी जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं या निर्बल समूह के होते हैं, इसमें उतना बल मजबूत नहीं होता है जो बीमारियों से लड़ सके। तो इसमें बीमारी होने की संभावना तुलनात्मक रूप से दूसरे एज के व्यक्तियों से अधिक होता है, ठीक है। जिसके कारण कई बार बच्चों की मृत्यु तक भी हो जाती है। जिसके कारण कई बार जो है मृत्यु तक भी हो जाती है। 5 वर्ष तक की आयु वृद्धि एवं विकास की उम्र होती है। देखिए, यह अंडर 5 क्लिनिक जो होता है ना, यह अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल से रिलेटेड है, जहाँ पे उपचारात्मक, निदानात्मक और रक्षात्मक 3 प्रकार के सेवा जो है प्रदान किया जाता है। 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो निर्बल समूह के होते हैं। क्यों? और इस निर्बल होने के कारण बच्चे में जो है तुलनात्मक रूप से बीमारी होने की संभावना अधिक होती है, जिसके कारण कई बार बच्चों में मृत्यु भी हो जाती है। 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसमें वृद्धि और विकास की उम्र जो है होती है। इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास करते हैं। अंडर 5 क्लिनिक द्वारा इस उम्र के समूह के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उनमें इन जानलेवा बीमारियों को रोकथाम की जाती है। और ये जो 5 वर्ष का जो अंडर 5 क्लिनिक है, यहाँ पे उसी 5 वर्ष के जो निर्बल समूह के बच्चे हैं, जिसको बीमारी होने की संभावना अधिक है, जो मृत्यु भी हो सकता है, तो ऐसे बच्चों को समूहों को अंडर 5 क्लिनिक में सेवा प्रदान किया जाता है स्वास्थ्य का, और उन जानलेवा बीमारियों से बचाने का रोकथाम किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, कहता है तथा अंडर 5 क्लिनिक बच्चों के उचित शारीरिक और मानसिक विकास के सहायक है। अब जो अंडर 5 क्लिनिक होता है, यहाँ पे बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिक को एक त्रिकोणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अंडर 5 जो क्लिनिक होता है, इसे हम एक इस प्रकार के त्रिकोणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिकों द्वारा निम्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो अंडर 5 के बारे में समझ गए, क्लिनिक के बारे में। अब देखिए, यही आपका जो है देख लीजिए, यही तीर का निशानी है, जिसको जो है ये बच्चे में क्या करता है, ये अंडर 5 क्लिनिक का क्या है चिन्ह है, प्रदर्शित करता है। देख लीजिए, एक आपको इसी प्रकार से एग्जाम में अगर पूछेगा अंडर 5 क्लिनिक, तो ऐसा ही एक जो है आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल शेप, ठीक है। और ट्रायंगल शेप बनाने के साथ में ऐसे बना देना है, और इस पर आपको लिख देना है, इस लाइन को दर्शा देना है स्वास्थ्य शिक्षा। क्या चीज़? स्वास्थ्य शिक्षा बाहर में देना है।
अब इस ट्रायंगल को जो है आपको क्या करना है, इसमें भी एक नीचे की तरफ ट्रायंगल आपको ऐसे जो है ए बना देना है, ठीक है ना। इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। आधार को ऊपर करके शीर्ष को नीचे कर देना है, बीच में जो ट्रायंगल बनाएंगे ये हो गया। अब सब पार्ट सब में बन गया, एक पार्ट ए हो 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 गया, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें लिखेंगे रुगंता में देखभाल, ऊपर वाला पार्ट में रुगंता में देखभाल। जो बीच वाला पार्ट है त्रिकोण वाला, त्रिकोण के अंदर जो त्रिकोण है इसके बीच में परिवार नियोजन लिखेंगे, ठीक है। इस साइड के जो लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर है इस साइड में वृद्धि निगरानी करना है, इसमें वृद्धि निगरानी लिखेंगे। और लेफ्ट साइड वाला में वृद्धि निगरानी हो गया, राइट साइड वाला में निरोधक देखभाल हो गया, और बाहर में स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। तो ये जो चीज़ें है आपका हो गया क्या चीज़, ये ही प्रदर्शित हो गया। मेन चीज़ें है, बनाइएगा जरूर। यही चीज़ें मैंने बताया, ऊपर में रुगंता का देखभाल, उसके बाद राइट साइड में निरोधक का देखभाल, उसके बाद लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है वृद्धि का मॉनिटर करना, बीच में परिवार नियोजन का सेवा, और पांचवा है स्वास्थ्य शिक्षा का सेवा। तो ये 5 जो है सेवा प्रदान किया जाता है इसी इसी अंडर 5 क्लिनिक में, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि आपदा क्या होता है, आपदा के बारे में बताइए। आपदा क्या है? आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है। बिल्कुल सही है, आपदा एक अचानक से घटित होने वाला घटना होती है। यह थोड़े समय में बिना चेतावनी घटित होती है। बिल्कुल सही बात है। आपदा जो होता है, बाढ़ हो, भूकंप हो या बम ब्लास्ट हो, कोई बता के किसी को कहीं पे बम ब्लास्ट करता है, या बाढ़ जो आती है वो किसी को बता के नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही है। तो ये जो होता है ये अनपेक्षित, मतलब आप इसको कोई अपेक्षा नहीं किया रहता है कि ऐसा घटना होगा, लेकिन आपदा एक अनपेक्षित होने वाली घटना होती है जो थोड़े समय में अचानक से बिना चेतावनी के घटित होती है एवं मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। बिल्कुल सही बात है। और यह मानव जीवन को क्या करती है, अस्त व्यस्त करके रख देती है। साथ ही बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। साथ ही क्या होता है कि एक बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। देखते हैं आपदा आता है, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, या फिर कोई मानव निर्मित आपदा होता है, तो वहाँ पे देखते होइएगा कि आदमी के आदमी, जानवर के जानवर, सामान के सामान का क्षति हो जाता है। तो ही कहता है कि बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। इनसे निपटने के लिए आपातकालीन सेवाओं की तीव्र आवश्यकता होती है, और आपदाओं से निपटने के लिए जो है तीव्र आवश्यकता होती है। तो आपदा के बारे में समझ गए कि आपदा एक अनपेक्षित घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटित होने वाला होता है। यह मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। इससे निपटने के लिए तीव्र जो है आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो आपदा के बारे में समझ गए। चलिए अब आपदा का वर्गीकरण आपसे पूछेगा, तो आपदा का वर्गीकरण जो है आप लोग देख लीजिए। पहला है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। इस प्रकार की आपदाएं प्रकृति के वजह से आती है, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी फटना, चक्रवात, ये सब जो है आपका प्राकृतिक आपदा होता है, समझ गए। चलिए दूसरा है जो आपदा का, वो है मानव निर्मित और गैर इरादत आपदा। मानव निर्मित गैर इरादतन आपदा, मतलब मैन मेड यूनिटेंशनली डिजास्टर। यूनिटेंशनली डिजास्टर मानव निर्मित आपदा होता है, एक होता है गैर इरादतन। इस प्रकार के आपदा मनुष्य की गलतियों की वजह से होती है, जैसे आग लगना, दुर्घटनाएं, धमाके आदि, ठीक है। देखिए मुख्य रूप से जो आपदा होती है तो 2 ही प्रकार के, एक प्राकृतिक और एक मानव। लेकिन जो मानव निर्मित जो आपदा होता है ना, ये आपदा जो होता है मानव निर्मित वाला 2 तरह के होता है। एक होता है इरादतन और एक होता है गैर इरादतन। गैर इरादतन जब होता है तो इसमें व्यक्ति का इरादा नहीं रहता है कि हम कोई चीज़ें गलत कर दें जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच जाए। इसमें इरादा वैसा नहीं रहता है, मतलब गैर इरादतन, मतलब इरादा जो है इसमें नहीं होता है कुछ गलत घटना करने का, बट इसमें मनुष्य के गलती के कारण, मिस्टेक के कारण हो जाता है। जैसे आग लगना, अब मान गए खाना बना रहा है व्यक्ति, या फिर कोई लोग क्या करता है देखते होइएगा कि खाना बना रहा हो या गैस जल रहा है, अचानक से उसमें आग लग गया, या फिर गैस खुला छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक से होता है, ठीक है। जैसे कोई धमाके करना, तो ये जो है धमाका जो होता है देखते होइएगा कि व्यक्ति जो है धमाका नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके गलतियों की वजह से धमाका हो जाता है। तो ये मानव का एक गैर इरादतन आपदा होता है, ठीक है।
तीसरा देखिएगा, मानव निर्मित इरादतन आपदा। इरादतन आपदा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जानबूझकर जो है चीज़ें करे, घटना करे, तो जो उस प्रकार के जो आपदा आएगा, उस प्रकार के जो घटना होगा वह मानव निर्मित इरादतन आपदा होगा। मतलब इसमें इंटेंशनल डिजास्टर होगा, मतलब व्यक्ति इसमें जानबूझ के कहीं पे बम फेंक देगा, जानबूझ के जो है किसी इलाका में धमाका कर देगा, जानबूझ के जो है व्यक्ति जो है किसी के घर पे माचिस के तिल्ली फेंक देगा। तो ये सब जो है जानबूझ के होता है, ठीक है। तो ये मानव निर्मित इरादतन आपदा होता है, ठीक है। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपदा प्रबंधन में नर्स की क्या भूमिका है, बताइए, ठीक है ना। अब तो देख लिए कि आपदा क्या है, आपदा का वर्गीकरण और नर्स का भूमिका। अब आप लोग देख लीजिए कि नर्स का भूमिका क्या होता है आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट में। आपदा प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती है। आपदा से बड़े पैमाने पर जीवन क्षति हो सकती है, बिल्कुल सही बातें हैं। आपदा के समय एक नर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नर्स को घायलों के जीवन रक्षा के लिए तुरंत एवं शांत भाव से कार्य करना चाहिए, जिससे वह घायल के जीवन को बचा सके। देखिए, आपदा जो होती है वो आपको मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों तरीका के हो सकती है। आपदा कोई भी हो, लेकिन आपदा आने से जीवन अस्त व्यस्त और बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है। आपदा के समय नर्स एक ऐसा रोल निभा सकती है लोगों के बीच में, जो उसको जीवन प्रदान करने में, घायलों को सुरक्षा देने में बहुत ज़्यादा जो है मददगार साबित होता है नर्स का भूमिका। तो चलिए, अब हम लोग नर्स का विभिन्न भूमिका को देखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए उपचार की पहला जो भूमिका है, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दिया कि नर्स किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखेगी। सबसे पहले आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है, जैसा कि मैं भी यहाँ पे पॉइंट बनाया हूँ। पहला है उपचार की व्यवस्था करना। अब कोई कहीं भी एरिया में बाढ़ आया है या कुछ भी आग लग चुका है, उसमें 2-4 व्यक्ति झुलस चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों को उपचार की व्यवस्था करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है नर्स का। तो उपचार की व्यवस्था करने में नर्स आपदा के समय अस्थायी उपचार केंद्र की जो है स्थापना करती है। जैसे देखते होइएगा, कैंप लगा के नर्स जो है देखभाल करती है, जहाँ भी बाढ़ हो, भूस्खलन हो, ठीक है, चक्रवात वगैरह जब आता है तो वहाँ पे नर्स अपना कैंप लगा देती है उपचार के लिए, ठीक है ना। नर्स आपदा के समय जीवन रक्षक व जरूरी दवाइयों का भी प्रबंध करती है। ये सब जो है उपचार का एक व्यवस्था करने में शामिल है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है रिकॉर्ड रखना। नर्स का ये भी काम है कि जितने भी मरीज का, चाहे वो कोई घायल मरीज हो, चाहे ज़रूरतमंद जो भी हो, नर्स जिनको जिनको सहायता की है, समस्या को समाधान की है आपदा के समय, उन सब का रिकॉर्ड जो है ज़रूर रखना चाहिए। नर्स का ये भूमिका है, जिससे जो है पता चले कि वो कितने को जो है सहायता की है। तो रिकॉर्ड रखना ये जो है प्रबंध है, ये नर्स का एक भूमिका है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका महामारी का रोकथाम। अब आपदा हो सकता है आपका प्राकृतिक हो, प्राकृतिक आपदा जो होता है वह महामारी संबंधित होता है। तो इसमें जो नर्स होती है, यह महामारी के रोकथाम में क्या करती है कि टीकाकरण करती है, दवाइयाँ देती है, इस रोकथाम महामारियों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है, दूषित चीज़ों को दूर भगाती है। तो तमाम तरीके के जो है महामारी का रोकथाम भी करती है, इसमें भूमिका अपना निभाती है, ठीक है। उसके बाद है नर्स जो है पुनर्वास का भूमिका निभाती है। नर्स आपदा समाप्त होने के बाद निम्न प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकती है, ठीक है। ये आपका असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास में भूमिका देख लीजिए। नर्स घायलों को उपचार प्रदान कर शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करेगी। नर्स लोगों की शारीरिक व मानसिक समस्याओं का निवारण करती है, ठीक है। नर्स जो है पुनर्वास, खाद्य सामग्री संबंधी आपूर्ति को जो है बेहतर बनाती है। तो ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको देखिए, अब नर्स को जो है आपदा के समय नर्स के पास रहने वाली ज़रूरी सामान। अब नर्स को जो है आपदा के समय ज़रूरी सामान भी होनी चाहिए, ये तब तो अच्छा से लोगों को जो है ट्रीट कर पाएगी और अच्छा से जो है भूमिका निभा पाएगी। तो किन किन सामानों का जो है इमरजेंसी थिंग दैट नर्स शुड हैव रेडी इन डिजास्टर में जो है नर्स के पास क्या क्या होना चाहिए, जिससे वो अच्छे से लोगों को देखभाल में भूमिका निभा सकती है, ठीक है। देख लीजिए, पहचान बंद होना चाहिए, मतलब बैंड होना चाहिए, जिससे लोगों को पहचान सके। दस्ताने, मास्क और अन्य संक्रमण से बचाने का साधन होना चाहिए। फर्स्ट एड का किट जरूर होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन चार्जर होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। धूप से बचाव का साधन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है नर्स के साथ होना चाहिए। ज़रूरी दवाइयाँ होनी चाहिए। विपरीत मौसम से बचाव के साधन जैसे रेनकोट होना चाहिए। घड़ी, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आपातकालीन फ़ोन नंबर होना चाहिए। फ्लैश लाइट होना चाहिए। क्षेत्रीय नक्शा होना चाहिए, मैप होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में हैं, ठीक है।
उसके बाद रिकॉर्ड करने के साधन जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक आदि होनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं नर्स के पास होगी, तब जाके नर्स जो है बेहतर तरीके से भूमिका निभा सकती है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में समझ गए कि उपचार का व्यवस्था करना, पुनर्वास का व्यवस्था करना, ठीक है, उसके बाद घायलों को जो है उपचार दिलाना, ठीक है ना। उसके बाद है जितने भी रोल है नर्स को लिख देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, समझ गए। अब ये क्वेश्चन आपको जो देख लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बहुत बार पूछा गया है कि आप वृद्ध व्यक्ति का देखभाल कैसे करेंगे एज ए नर्स, या फिर जीरियाट्रिक केयर बताइए नर्स का, ठीक है ना। नर्स का भूमिका बताइए जीरियाट्रिक केयर में, ठीक है ना। जीरियाट्रिक केयर में यानी वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल में नर्स का भूमिका बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में पूछता है 5 नंबर में बहुत बार। सेकेंड ईयर में जो है आपको MSN 1 या MSN 2 में पूछेगा कि वृद्ध व्यक्ति या फिर जीरियाट्रिक नर्सिंग देखभाल बताइए, ठीक है, यानी नर्स का भूमिका बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति की देखभाल विशेष हो जाती है क्योंकि इस अवस्था में वृद्ध व्यक्ति की कार्य एवं स्वयं की देखभाल करने की क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल सही है, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए देखभाल की विशेष जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं उनका शारीरिक जो क्षमता होता है कम हो जाता है, जिसके कारण वो कार्य और स्वयं के देखभाल करने में असमर्थ होता है। तो इसके लिए नर्स का क्या क्या भूमिका होना चाहिए वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल में, चलिए देखते हैं। अतः इनमें एक परिचर्या की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वृद्धा में लोगों की देखभाल निम्न प्रकार की जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला जो है वृद्ध व्यक्तियों का, अब देखिए यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ ना नर्सिंग रोल या नर्सिंग देखभाल जो है वृद्ध व्यक्तियों के लिए, तो यहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ों जो है क्लियर हो जाएगा। आप चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, आपसे नर्सिंग देखभाल आपको किसी भी बीमारी के लिए पूछेगा ना, तो उस बीमारी को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि इस बीमारी में किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, किन किन चीज़ों को देखभाल कर सकते हैं, और जो मेन मेजर चीज़ें उसमें लगेगा इस बीमारी में, उसको क्या करेंगे हम लोग पॉइंट में दिमाग में सेट करेंगे, और पॉइंट को जो है 4-5 पॉइंट कम से कम मेन पॉइंट उस बीमारी का 5 पॉइंट ध्यान करेंगे, और उसी 5 पॉइंट में जो है देखभाल में क्या क्या उस 5 पॉइंट में आप करेंगे उसको जो है 2-2 4-4 लाइन सभी पॉइंट में लिखते चलेंगे। जैसा कि हम वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल के लिए यहाँ पे जितना पॉइंट हो सकता है हम यहाँ पे लिखे हैं। अब इस पॉइंट में हम डॉट डॉट दिए हैं, ये डॉट डॉट का मतलब है कि आप इसमें जितना लाइन हो सके ये लिख सकते हैं। किसके लिए, देख लीजिए। जैसे वृद्ध व्यक्तियों के पर्याप्त पोषण प्रदान करना, मतलब आप लोग को देखिएगा जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उनका शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, उतना ज़्यादा उनको जो है एबल नहीं होते हैं काम करने के लिए, तो उनको पोषण की जो है ज़रूरत पड़ती है, अच्छे पोषण की। तो इसके लिए पर्याप्त पोषण प्रदान करना नर्स का एक काम होता है, वो भी वृद्ध व्यक्तियों का। तो ये जो है पहला पॉइंट हमको याद है, तो पर्याप्त पोषण प्रदान करना लिखेंगे। और अब आप जो है पोषण प्रदान करने में क्या क्या करेंगे, क्या क्या देंगे कि पोषण अच्छा होगा वृद्ध व्यक्ति का, तो इसमें आप लिख देंगे, समझ गए। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट देख लीजिए, वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल में और महत्वपूर्ण बातें हैं कि वृद्ध व्यक्ति जब देखते होइएगा ना, तो वृद्ध व्यक्ति बहुत चीज़ें सोचने लगता है, बहुत टेंशन, बहुत चिंता में होता है, तो उसको मेजर प्रॉब्लम होता है। वृद्ध व्यक्ति का यह मेजर प्रॉब्लम है कि वृद्ध व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता में होने लगता है, अपने घर से रिलेटेड, अपने ज़िंदगी से रिलेटेड, अपने बाल बच्चे के रिलेटेड। तो उस तनाव और चिंता को कैसे आप एज ए नर्स कम करेंगे, तो इसमें उसी पॉइंट को लिखना है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिएगा, अगर आपसे पूछ देगा कि एक जो है टीबी वाले पेशेंट का आप देखभाल कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि टीबी में पेशेंट का मुख्य रूप से क्या क्या हो सकता है। तो टीबी में सबसे पहला जो जरूरी चीज़ें है वो पेशेंट का जो है हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं, समझ गए ना। पेशेंट का कोई भी बीमारी के बारे में पूछेगा ना, तो पहला आकलन लिखिएगा। आकलन में पेशेंट का ऑब्जर्व किया जाता है कि पेशेंट किस प्रकार का है, कौन से बीमारी से ग्रसित है, इसका जो है वाइटल साइन है सही है कि नहीं है, तो अवलोकन पहला लिखिएगा, आकलन करना। उसके बाद एक टीबी वाला पेशेंट के लिए जान सकते हैं कि उसका सबसे मेजर प्रॉब्लम श्वसन का प्रॉब्लम होता है, तो श्वसन से संबंधित समस्या लिखेंगे। और अब श्वसन से संबंधित समस्या को कैसे आप दूर करेंगे, उसमें जो है 2-4 लाइनें, 2-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक नया पॉइंट सोचेंगे कि और क्या हो सकता है टीबी वाले पेशेंट का। तो टीबी वाले पेशेंट जो है धीरे धीरे एनीमिया का शिकार होता है, ब्लड कमता है, तो ब्लड एनीमिया के शिकार होता है, तो उसको पोषण का देखभाल कैसे करेंगे कि उसका शरीर अच्छा रहेगा, एनीमिया नहीं होगा। तो पोषण का देखभाल में लिखेंगे
एक पॉइंट ये भी हो गया कि पोषण का देखभाल। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद जो है श्वसन का आकलन हो गया, शोषण कष्ट हो गया, पोषण से संबंधित देखभाल हो गया। ठीक है, अब जो है टीबी वाले पेशेंट का चूंकि वो संक्रमण रोग है तो संक्रमण से आप बचाव कैसे करेंगे, तो संक्रमण से बचाव के लिए लिखेंगे उसके अंदर, तो एक पॉइंट संक्रमण से बचाव भी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जटिलता, संक्रमण टीबी वाले पेशेंट का और ज़्यादा जटिलता ना हो उसके लिए आप क्या क्या जो है चीज़ें देखेंगे, तो जटिलता का देखभाल करेंगे। अब उसमें लिखेंगे विभिन्न प्रकार के जटिलता से बचाने के लिए, तो इसी प्रकार से पॉइंट बनेगा और आप लिखेंगे। टीबी वाले पेशेंट का स्वास्थ्य शिक्षा भी देंगे ताकि वह जो है दूसरों के साथ कैसे बिहेव आए, तो एक लिखेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा देना, तो ये भी स्वास्थ्य शिक्षा एक उसका टीबी वाले पेशेंट के लिए ज़रूरी है। स्वच्छता का देखभाल, तो ये भी ज़रूरी है, ये भी एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा माइंड में, तब जाके आप किसी भी चीज़ के देखभाल अच्छे से लिख पाएंगे, और वही एक बेस्ट तरीका है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना। तीसरा है व्यक्ति का स्वच्छता। वृद्ध व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ रखने में असमर्थ होता है, तो नर्स का ये काम है कि वृद्ध व्यक्तियों का स्वच्छ रखना। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पॉइंट लिखना है कि कैसे कैसे आप स्वच्छ रखेंगे, किन किन चीज़ों को स्वच्छ रखेंगे। पर्याप्त आराम प्रदान करना। वृद्ध व्यक्ति जो है उतना ज़्यादा अपना एबल नहीं होता है कि खुद से वो कोई काम कर सके, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिलाएं। अब आराम दिलाने के लिए क्या क्या करेंगे ये लिखना पड़ेगा। पाँचवा है, अब जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो या तो बेड पे होते हैं या ज़्यादा चल फिर नहीं करते हैं, तो उससे व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति जो चीज़ें अपना से ना करे यानी व्यायाम, उसको जो है प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अब प्रेरित करने के लिए आप क्या क्या करेंगे या खुद से करवाएंगे, तो वो चीज़ लिखना है। सुरक्षा प्रदान करना। अब वृद्ध व्यक्तियों को जो है बहुत ज़्यादा डर का माहौल रहता है, वृद्ध व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसके लिए जो है सुरक्षा प्रदान करेंगे या विभिन्न प्रकार से संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है इसमें लिखेंगे। सातवां है, वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल में जो है क्या क्या स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे, तो ये स्वास्थ्य शिक्षा का भी यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा कि वृद्ध व्यक्तियों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा में क्या क्या देंगे। तो ये कुल 7 पॉइंट है वृद्ध व्यक्ति के देखभाल में आपको लिख लेना है, और इसमें 2-2 4-4 लाइनें सब में लिखते जाना है। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, मैं यहीं पे बता देता हूं कि वृद्ध व्यक्तियों को किन किन समस्याओं का होता है वर्णन करें। वृद्ध व्यक्ति में किन किन समस्या होता है वर्णन करें। तो वृद्ध व्यक्ति में किन किन समस्या होता है, तो वृद्ध व्यक्ति में श्वसन का समस्या होता है, एक पॉइंट ये हो गया। वृद्ध व्यक्ति का पाचन गड़बड़ हो जाता है, तो पाचन संबंधी समस्या हो जाता है, तो ये लिख कर लिखेंगे इसमें। उसके बाद जो है वृद्ध व्यक्ति में यौन क्रिया कमज़ोर हो जाता है, तो यौन दुर्बलता लिखेंगे। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों में स्वच्छता की कमी हो जाती है, तो स्वच्छता का लिखेंगे। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों में जो है आपको लिखेंगे, वृद्ध व्यक्ति में जो है घबराहट चिंता का समस्या हो जाता है, तो ये भी एक पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों में जो है उत्सर्जन जो है अनियंत्रित हो जाता है, मलमूत्र त्याग करने में समस्या आता है, तो वो भी लिखेंगे। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों के त्वचा से संबंधित समस्या भी आ सकता है, तो त्वचा का देखभाल लिखेंगे। तो ये सब जो है वो हो गया, समस्या वाला भी मैं बता दिया, उसका देखभाल उस प्रकार से करेंगे, और यहाँ पे ये जो है आपका हो गया। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं। और फ्रैक्चर वाला एक क्वेश्चन रह गया है, अस्थिभंग, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में है, तो इसको हम लोग कभी कर लेंगे। तब तक आप कभी नहीं, मतलब बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत जल्दी कर लेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़िए और बहुत पढ़िए ताकि अच्छा रिजल्ट आए। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।